नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में F-35 के MMRC डील में शामिल होने को लेकर। क्या भारत को इस फाइटर जेट को खरीदना चाहिए अगर अमेरिका इसे हमें ऑफर करता है? और साथ में दोस्तों आप सबको पता है कि MMRC डील आज़ादी के बाद भारत की एक तरह से लास्ट डील होने वाली है फाइटर जेट्स को लेकर, क्योंकि इसके तहत भारत को जो सारे फाइटर जेट हैं वे 2028 तक एक तरह से मिल चुके होंगे और 2028 या 30 के बाद भारत के खुद के फाइटर जेट अवेलेबल होंगे। तो इस तरह से भारत आने वाले समय में कोई भी फाइटर जेट नहीं खरीदेगा MMRC डील के अलावा। लेकिन दोस्तों अगर इस डील में MMRC में अगर F-35 एंट्री मारता है तो क्या भारत इसे खरीदेगा? क्या भारत को उतनी संख्या में F-35 अमेरिका की तरफ से मिल पाएंगे? क्या भारत सक्षम होगा इतनी संख्या में F-35 को खरीदना जिस तरह से हम MMRC डील में चाहते हैं? और साथ में दोस्तों उसके भारत को क्या क्या फायदे होंगे, क्या क्या नुकसान होंगे, MMRC डील की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ये सब हम इस वीडियो में पूरी डिटेल से जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों अपनी वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको ऐसे ही डिफेंस से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहे। तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं बेनिफिट्स के बारे में जो भारत को एक तरह से मिलने वाले हैं F-35 को लेकर। तो देखिए दोस्तों सबसे पहला भारत को बेनिफिट होगा स्टेल्थ। आप सबको पता है कि F-22 रैप्टर के बाद F-35 ही दुनिया का सबसे ज़्यादा स्टेल्थी फाइटर जेट है, जिसका RCS यानी कि रडार क्रॉस सेक्शन भी बहुत ज़्यादा कम है। और चीन इतने RCS वाला फाइटर जेट 2023 तक ना तो बना सकता है, ना ही इसे डिटेक्ट करने वाला वो एक तरह से कोई भी रडार बना सकता है, और ना ही उसके पास मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम ऐसे है जो F-35 को डिटेक्ट कर सके। और साथ में दोस्तों चीन आने वाले लंबे समय तक ऐसा कोई भी हथियार नहीं बना सकता है जो F-35 को एक तरह से टक्कर दे सके, उसमें चाहे एयर डिफेंस सिस्टम शामिल हो या फिर कोई फाइटर जेट हो। तो दोस्तों इसके बाद दूसरा फायदा भारत को मिलेगा सर्विलांस के तौर पर। आप सबको पता है कि F-35 को इसलिए ही डिजाइन किया गया है ताकि ये दुश्मन की टेरिटरी में घुसकर वहां पर सर्विलांस कर सके। और यही नहीं, F-35 सर्विलांस कैटेगरी में दुनिया का सबसे ज़्यादा एडवांस फाइटर जेट है और बहुत सारे एवियोनिक्स का इसमें इस्तेमाल किया गया है, साथ में सेंसर्स का इस्तेमाल किया गया है ताकि इसकी जो सर्विलांस की जो एक तरह से रेंज है वो भी बढ़ सके और अच्छा सर्विलांस ये कर सके। और दोस्तों सारी चीनी गतिविधियों पर ये एक तरह से नज़र रख सकता है। और आप सबको पता है कि इजराइल इसे लगातार अपने दुश्मन देशों में लेकर घुसता रहता है और वहाँ पर एक तरह से सर्विलांस वो करता रहता है, और अमेरिका भी इससे बहुत सारे सर्विलांस को अंजाम देता है। और दोस्तों इसके बाद ये भारत को जो इसका तीसरा फायदा होगा वो होगा मिनी अवाक्स। ये भारत के लिए एक तरह से मिनी अवाक्स की तरह काम कर सकेगा। और दोस्तों ये ट्रूली मल्टी रोल फाइटर जेट है, साथ में दोस्तों ये कई तरह के मिशंस को अंजाम दे सकता है। ये चीन और पाकिस्तान के अंदर घुसकर बहुत सारा सर्विलांस कर सकता है, यानी कि ये एक हद तक भारत के लिए एक मिनी अवाक्स की तरह भी काम करेगा। हालांकि दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये पूरी तरह से जो भारत की अवाक्स की कमी है उन्हें ये खत्म कर देगा। तो दोस्तों चौथा फायदा भारत को मिलेगा वो है क्वालिटी। आप सबको पता है कि F-35 2065 से 2070 तक एक तरह से चलने वाला है। ये खुद अमेरिका की जो लॉकहीड मार्टिन है और अमेरिका है उन्होंने स्वीकारा है, अमेरिका इसे 2065 तक चलाने वाला है। और दोस्तों ये किसी भी रशियन फाइटर जेट के मुकाबले ज़्यादा संख्या में एक तरह से अवेलेबल रहेंगे, यानी कि आप सबको पता है कि भारत के जो MiG-29 या कोई भी रशियन फाइटर जेट हैं, मान लीजिए भारत ने 100 फाइटर जेट खरीदे, अगर वे रशियन है तो केवल 50 से 60 फाइटर जेट ही ऐसे होंगे जो भारत उड़ा सकेगा। बाकी के एक तरह से 50% तो जमीन पर ही रहते हैं मेंटेनेंस के लिए, और दूसरे मतलब कि उनमें जो सर्विस वगैरह के लिए वे जमीन पर ही रहते हैं। जबकि F-35 का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, ये रशियन फाइटर जेट के मुकाबले 1.5 गुना ज़्यादा अवेलेबल रहेंगे। यानी कि दोस्तों मानिए भारत ने 100 फाइटर जेट ऐसे खरीद लिए तो भारत के पास ऑलमोस्ट 70 फाइटर जेट हमेशा रेडी रहेंगे उड़ने के लिए या किसी भी युद्ध में हिस्सा लेने के लिए। और दोस्तों पांचवा पॉइंट हम यहाँ पर रखते हैं इंडियन एयरफोर्स और साथ में इंडियन नेवी। आप सबको पता है कि दोनों के लिए एक बेस्ट फाइटर जेट हो सकता है, बेस्ट स्टेल्थ एयर सुपीरियरिटी फाइटर जेट ये होंगे। और दोस्तों F-35 का नेवल वेरिएंट भी मौजूद है और साथ में दोस्तों इसके एयर वेरिएंट भी मौजूद है, तो हमारी एयरफोर्स और साथ में इंडियन नेवी इसे अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकती है। और दोनों सबसे बड़ी इसमें यही खूबी है कि ये वर्टिकल टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग भी कर सकता है, और दोनों की फायर पावर में इससे बहुत ज़्यादा एक तरह से इजाफा होने वाला है। तो दोस्तों ये 5 पॉइंट थे जिसका भारत को एक तरह से जो है फायदा मिलने वाला है अगर भारत F-35 की तरफ जाता है।
तो दोस्तों अब हम जान लेते हैं F-35 के नुकसान के बारे में कि भारत को इससे क्या क्या नुकसान एक तरह से होंगे अगर भारत F-35 को लेगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला नुकसान होगा कॉस्ट। आप सबको पता है कि F-35 को एक तरह से इस तरह से दिखाया जाता है कि इसकी जो यूनिट कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। हालांकि दोस्तों इसमें सच्चाई भी है, क्योंकि F-35 की जो कॉस्ट है वो एक तरह से बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है अपने पहले की कॉस्ट से। लेकिन दोस्तों इसकी यूनिट कॉस्ट कितनी भी कम हो जाए, अमेरिका कितने भी फाइटर जेट पर ईयर एक तरह से बना ले, लेकिन इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो कम नहीं होगी। क्योंकि दोस्तों ये 8000 किलोग्राम का तो अपने इंटरनल जो कैपेसिटी होती है उसमें इतना ज़्यादा फ्यूल कैरी करता है। दोस्तों इसकी 1 घंटे की उड़ान 44,000 US डॉलर आती है। यानी कि दोस्तों आप इन्हें इंडियन रुपीज़ में भी कन्वर्ट कर कर देख सकते हैं, और 1 घंटे के बाद 1000 घंटे और 8000 घंटे की आप एक तरह से लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा ये महंगा पड़ेगा भारत को आने वाले टाइम में। और दोस्तों राफेल से भी ये बहुत ज़्यादा है, इसकी जो फ्लाइंग पर आवर कॉस्ट है वो राफेल से बहुत ज़्यादा है, और ये आने वाले समय में भारत का जो बजट है उसे लगातार इफेक्ट करता रहेगा। यानी कि आज की तारीख में इसकी जो कॉस्ट है वो कम आपको लगेगी, लेकिन लाइफ टाइम में ये बहुत ज़्यादा जो कॉस्ट वाला फाइटर जेट रहने वाला है। और सिंगल इंजन फाइटर जेट होने के कारण इसकी जो फ्लाइंग पर आवर कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। और साथ में दोस्तों इसमें हम अपने हिसाब से जो वेपन्स है उन्हें नहीं लगा सकते हैं, जो कि एक तरह से जो भारत के एयर टू एयर मिसाइलें हैं वे पूरी तरह से अमेरिकन मिसाइलों को टक्कर दे रही हैं या उनसे आगे निकल रही हैं। तो भारत को वे भी फैसिलिटी एक तरह से अवेलेबल नहीं होगी कि भारत इसमें खुद की जो वेपन्स है उन्हें लगा सके। तो इसकी कॉस्ट और ज़्यादा बढ़ेगी, हमें महंगे और कम कारगर अमेरिकी वेपन्स ही खरीदने पड़ेंगे। आप सबको पता है कि M120 और जो सुखोई 30 MKI है उसके साथ जो डॉग फाइट में क्या हुआ था, 4 से 5 जो M120 दागी गई थी वे एक अकेले सुखोई 30 MKI को नहीं गिरा पाई थी। और दोस्तों इसके बाद आ जाती है जो दूसरे भारत को एक तरह से लॉस होने वाला है, वो है डॉग फाइट। आप सबको पता है कि भारत की कंडीशन ऐसी है कि भारत को किसी भी समय डॉग फाइट के लिए अपने फाइटर जेट को रेडी रखना पड़ता है। तो खुद F-16 ही अमेरिका के F-35 को एक तरह से डॉग फाइट में हरा चुका है, और साथ में जो राफेल फाइटर जेट है वो भी हरा चुका है। यूरो फाइटर टाइफून तो अमेरिका का जो F-22 रैप्टर है उसे भी हरा चुका है। तो इस तरह से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डॉग फाइट में बहुत ज़्यादा वीक फाइटर जेट ये है। और दोस्तों F-35 को इसकी जो खूबी है वही इसे एक तरह से वीक बनाती है, यानी कि इसका जो स्टेल्थ कैरेक्टर है। आप सबको पता है कि स्टेल्थ कैरेक्टर को रखने के लिए जो वेपन्स होते हैं उन्हें हम इंटरनल वेपन बे में कैरी करते हैं। तो दोस्तों डॉग फाइट के दौरान इतनी जल्दी इंटरनल वेपन बे को खोलना और उसे बंद करना, और साथ में मैनूवर्स भी परफॉर्म करना, और इतनी ज़्यादा स्पीड को मतलब झेलना, और ग्रेविटेशनल पुल्स को झेलना, और इंटरनल वेपन बे इसी तरह से इसकी सबसे बड़ी समस्या बनकर सामने आता है। और इसकी मैक्सिमम स्पीड भी केवल 1.6 मैक है, और इसके जो छोटे विंग है वे इसे कम मैन्यूवरेबल बना देते हैं। और दोस्तों रही बात इसके इंजन की, तो इसके विंग्स का जो साइज है वो छोटा होता है, तो इस कारण से जो इंजन है वो तो इसे केवल उड़ाने में ही रह जाता है, वो मैन्यूवरेबल इससे इतने अच्छे जो है परफॉर्म नहीं करा सकता है। क्योंकि दोस्तों ये 30 टन का हैवी कैटेगरी का एक तरह से आप फाइटर जेट कह सकते हैं। आप इसके इंजन का एग्जाम्पल ऐसे लीजिए, मान लीजिए एक बाज और एक चिड़िया है। आप देखिए बाज के जो विंग्स होते हैं वे बहुत ज़्यादा, उसके जो पंख है वे बड़े होते हैं, तो वो उन्हें इतना खास नहीं हिलाता है, वो उन्हें स्टेबल रखता है, लेकिन फिर भी वो लंबे समय तक उड़ता रहता है। वहीं पर चिड़िया के जो पंख होते हैं वे छोटे होते हैं, तो उसको बार बार उन्हें फड़फड़ाने की आवश्यकता पड़ती है। और वहीं पर डॉग फाइट में इस्तेमाल होने वाली सबसे जरूरी चीज़ यानी कि हथियार, तो देखिए दोस्तों इसमें हथियारों में केवल M120 M9 साइडविंडर और M132 एमराम मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है, जिनके अब इतने ज़्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं रह गए हैं। और साथ में अगला कारण आपको बता देता हूं, जो है थर्ड कारण, वो है परफॉर्मेंस। तो देखिए दोस्तों F-35 ऑल वेदर फाइटर जेट है एक तरह से माना जाता है, लेकिन दोस्तों F-35 ने अलग अलग वेदर में इतने अच्छे रिजल्ट नहीं दिए हैं। आप कहेंगे कि अमेरिका में ठंड होती है तो वहां पर भी इसे ऑपरेट किया जाता है, और मिडिल ईस्ट में गर्मी होती है तो वहां पर भी इसे ऑपरेट किया जाता है। तो देखिए दोस्तों वहां पर जितने भी देश है वहां पर या तो ठंड ही होती है या फिर एक तरह से पूरा साल गर्मी पड़ती है। जैसे अमेरिका में ठंड होती है और मिडिल ईस्ट में लगभग गर्मी रहती है। लेकिन आप भारत में देखिए, भारत में अगर आप जम्मू कश्मीर से राजस्थान में चले जाते हैं तो कितना ज़्यादा उसमें फ़र्क आ जाता है। जम्मू कश्मीर में इतनी ज़्यादा ठंड है, और साथ में जो भारत का राजस्थान है वहाँ पर कितनी ज़्यादा गर्मी है। और जो F-35 है इसने बरसात के मौसम में इतने ज़्यादा जो अच्छे रिजल्ट भी नहीं दिए हैं। और साथ में दोस्तों भारत में मौसम वैसे भी पल पल बदलता रहता है, इसके कारण भी जो F-35 है इसकी परफॉर्मेंस भारत में इतनी अच्छी नहीं रहेगी। और दोस्तों इसकी रेंज केवल 2800 किलोमीटर है, स्पीड इसकी केवल 1.6 मैक है। जबकि दोस्तों भारत को एक सुपर मैन्यूवरेबल और हाई स्पीड वाला फाइटर जेट चाहिए, जो कि लॉन्ग रेंज तक एक तरह से चाइना में घुसकर हमला कर सके। ये चाइना में जा तो सकता है, लेकिन वापस आने में इसे बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और दोस्तों यही नहीं, भारत को ये फाइटर जेट नहीं, भारत को डाउनग्रेडेड जो एक्सपोर्ट वेरिएंट होता है वो मिलेगा।
तो ये भी एक बड़ा कारण है कि भारत इसकी परफॉर्मेंस को लेकर इतना ज़्यादा खुश नहीं है। और दोस्तों इसके बाद चौथा पॉइंट है वो है F-35 MKI। भारत कोई भी फाइटर जेट लेता है तो उसमें इंडियन स्पेसिफिक जो चेंजेस है वे कराता है, लेकिन दोस्तों अमेरिका इसमें कोई भी चेंज नहीं करेगा और साथ में भारत को इसमें कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं मिलने वाली है। और दोस्तों इससे भारत खुद के फाइटर जेट भी नहीं बना सकेगा और साथ में भारत में कोई एरोस्पेस सिस्टम भी है वो नहीं बनेगा। तो इस फाइटर जेट को खरीदने से इतना ज़्यादा फायदा नहीं है जितना इससे नुकसान भारत को होने वाला है, और लाइफ टाइम में इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा रहेगी। आप इसकी कॉस्ट का एग्जाम्पल ऐसे लीजिए, मान लीजिए आप बुलेट लेते हैं, उसकी यूनिट कॉस्ट को आप एक तरह से कम करा सकते हैं, लेकिन उसमें जो तेल पड़ता है, उसकी जो सर्विस होती है, उसको आप किसी भी हालत में कम नहीं कर सकते हैं। तो ये इस तरह का फाइटर जेट है। और दोस्तों पांचवा पॉइंट वो है रिलेशन। क्या जो बाइडेन की सरकार भारत को F-35 ऑफर करेगी? क्योंकि आप सबको पता है कि भारत रूस का एक तरह से क्लोज एलाई रहा है और जो बाइडेन कितने ज़्यादा एंटी रशियन खेमे के हैं वो भी आपको पता है। और दोस्तों साथ में भारत इजराइल यूके की तरह यूएसए का पुराना साझेदार भी नहीं है, और इतने महंगे फाइटर जेट के बाद इसकी जो लाइफ टाइम कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा महंगी पड़ने वाली है। और ऐसे में इंडियन एयरफोर्स को और इंडियन नेवी को एमका और तेजस MK2 और ट्विन इंजन डैक बेस्ड फाइटर जेट को भी फंडिंग करनी है, और टेक्नोलॉजी के नाम पर इसमें से हमको कुछ नहीं मिलने वाला है। ये भारत का जो आत्मनिर्भर एक तरह से प्रोग्राम है उसको बड़ा झटका देगा। और दोस्तों क्या अमेरिका कभी इसे F-16 के खिलाफ जो पाकिस्तान इस्तेमाल करता है वहां पर डॉग फाइट में इसे यूज करने देगा? तो ये भी इसका एक बड़ा कारण है। साथ में दोस्तों जो देश S-400 को यूज करने वाला है आने वाले समय में, तो अमेरिका क्या उस देश को F-35 बेचेगा? और दोस्तों अगर मान लीजिए क्लोज अलायंस की वजह से एक तरह से अमेरिका राजी भी हो जाता है भारत को F-35 देने के लिए, लेकिन आप सबको पता है कि F-35 में भी कुछ वीक पॉइंट है जिसके जरिए S-400 उसे डिटेक्ट कर सकता है, तो इस कारण से अमेरिका कभी नहीं देगा। और साथ में दोस्तों जो अमेरिका F-35 के लिए जो तुर्की है उसे पूरे प्रोग्राम से निकाल सकता है, तो इस कारण से अगर भारत को वो F-35 देता है S-400 यूज करने के बावजूद, तो उससे उसकी जो नीतियां है उनके ऊपर भी एक तरह से प्रभाव पड़ेगा, पूरी दुनिया में उसकी एक गलत इमेज जाएगी। वो डोनाल्ड ट्रंप थे जो अमेरिका की इमेज की नहीं बल्कि पैसे को अहमियत देते थे, लेकिन अब की बार जो बाइडेन है तो वे अमेरिका की जो छवि एक तरह से खराब हुई है और सुपर पावर का जो उनका तमगा है वो वीक हुआ है, उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ MMRCA डील में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या F-35 उन सबको पूरा करेगा। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले तो 75% जो फाइटर जेट है वे हमेशा एक तरह से रेडी रहने चाहिए वॉर के लिए, तो इस कमी को तो जो F-35 है वो पूरी तरह से फुलफिल करता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद सेकंड पॉइंट है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। अमेरिका F-35 के जरिए भारत को 1 रुपए की टेक्नोलॉजी भी नहीं देगा, ये सब आपको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि अमेरिका भारत को F-16 की टेक्नोलॉजी नहीं देना चाह रहा है, और F-16 को इसलिए बेच रहे हैं क्योंकि F-16 का फ्यूचर अब खतरे में है, उसकी जो असेंबली लाइन है वो एक तरह से बंद होने वाली है। और साथ में दोस्तों असेंबली लाइन वो है भारत अपने देश में एक तरह से शिफ्ट करवाना चाहेगा, तो अमेरिका कभी भी ऐसा नहीं करेगा। F-16 के लिए तो इसलिए राजी हो गए थे क्योंकि उनके देश में उसकी जो असेंबली लाइन है वो एक तरह से खतरे में पड़ चुकी है, और दोस्तों इससे भारत में जो एरोस्पेस सिस्टम है वो भी नहीं बन पाएगा। और इसके बाद आ जाता है जो थर्ड पॉइंट है वो है इंडिया स्पेसिफिक चेंजेस, तो वो भी अमेरिका बिल्कुल नहीं करेगा। और साथ इसके बाद आ जाता है इंडियन जो वेपन्स है उनके इंस्टॉलमेंट, और साथ में जो एवियोनिक्स है और इक्विपमेंट भारत के खुद के होंगे, क्या अमेरिका उनको इसमें इस्तेमाल करने देगा? तो उस कमी को भी ये बिल्कुल नहीं पूरा करता है, क्योंकि अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि भारत इसमें खुद के वेपन्स का इस्तेमाल करे, जबकि भारत के अस्त्रा सीरीज की मिसाइलें होने वाली है, साथ में ब्रह्मोस NG और रुद्र मिसाइल भी भारत के पास मौजूद होने वाली है, तो उन सब का भारत भी एक तरह से फायदा नहीं उठा पाएगा। भारत को महंगे और कम क्षमता वाले अमेरिकी वेपन्स ही खरीदने पड़ेंगे। और दोस्तों इसके बाद आ जाता है इंजन एमका और साथ में ट्विन इंजन डैक बेस्ड फाइटर जेट में हेल्प करना, तो हेल्प के नाम पर अमेरिका इसमें कुछ भी नहीं देने वाला है। और साथ में दोस्तों इसके बाद आ जाता है नो मल्टीनेशनल फाइटर जेट। आप सबको पता है कि अमेरिका का ये जो फाइटर जेट है बनाता तो अमेरिका है, लेकिन इसके जो पार्ट्स है वो बहुत सारे देश मिलकर बनाते हैं, तो ये भी इसका एक थोड़ा फैक्टर हो सकता है। हालांकि अमेरिका से हैंडल कर सकता है तो ये इतना ज़्यादा मायने नहीं रखेगा, लेकिन इसकी जो बाकी कमियां है वो अमेरिका पूरी नहीं कर सकता है। ना तो भारत को टेक्नोलॉजी देगा, ना असेंबली लाइन यहाँ पर मिलेगी, ना इंडिया स्पेसिफिक चेंजेस मिलेंगे, ना हम भारत के खुद के वेपन्स का इसमें इस्तेमाल कर पाएंगे, ना इंजन और ट्विन इंजन डैक बेस्ड फाइटर जेट में हमको मदद मिलने वाली है। तो ऐसे फाइटर जेट को खरीद कर क्या फायदा, जबकि हम MMRCA डील से चाहते हैं कि हम केवल एक बार ये लास्ट डील करें, उसके बाद हम खुद के फाइटर जेट को चाहते हैं, और MMRCA डील से हम अपने जो फ्यूचर फाइटर जेट है उनमें भी हेल्प चाहते हैं।
और दोस्तों साथ में ASR होना चाहिए, बेहतरीन परफॉर्मेंस, मैन्योरेबिलिटी, स्पीड और रेट ऑफ क्लाइंब भी अच्छा होना चाहिए, एडवांस वेपन्स होने चाहिए। तो इन कमियों को F-35 एक तरह से कॉम्प्रोमाइज़ कर कर पूरा करता है। और लाइफ टाइम की जो कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा कम एक तरह से रहनी चाहिए, यानी कि भारत के बजट में हो, हमारे बजट को इतना ज़्यादा इफेक्ट ना करे। तो ये भी F-35 नहीं करता है। हालांकि आज तो हमें वो सस्ता पड़ेगा, लेकिन फ्यूचर में उसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो दोस्तों ये कुछ फैक्टर थे। मैं नहीं कहता हूँ कि भारत को F-35 खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। मैंने केवल इसके 5 नुकसान और 5 फायदे बताए, और साथ में जो MMRC डील की 10 रिक्वायरमेंट है उनको आपके सामने रखा। तो अब आपके ऊपर भी है कि आप क्या सोचते हैं कि भारत को F-35 लेना चाहिए। और मुझसे और आप सबसे और पूरे देश से ज़्यादा अच्छा हमारी जो इंडियन एयरफोर्स और नेवी और CDS जनरल बिपिन रावत है और हमारी सरकार जानती है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।